किस सदी में दाखिल होना है, इंडस्ट्री के सर पे दाखिल होना है। हाउ, बिजली नहीं होगी तो कैसे होगा? तेल से चलने वाले जो बिजली घर हैं, गैस से चलने वाले जो बिजली घर हैं, कोयलों से चलने वाले जो बिजली घर हैं, उनके ऊपर 2030 तक पाबंदी लग जाएगी। इसका का 27.5 मिलियन एकड़ फुट पानी की गुंजाइश है अमेरिका के ओवर डैम की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। जबकि पाकिस्तान का ये जो करजरा डैम है, इसकी 35 मिलियन एकड़ फुट गुंजाइश है पानी की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से 15,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी। और यही नहीं, इस डैम से आप ग्रैंड आल पाकिस्तान ग्रैंड कैनाल निकाल सकते हैं। उसके अंदर किश्तियां या जहाज चलाएं। आपके पास 2 करोड़ एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फारिग पड़ी हुई है। 1 करोड़ एकड़ ये ज़मीन सैराब कर देगा और 1 करोड़ एकड़ ज़मीन से आपकी खुराक की कमी भी पूरी होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल होगा। ये दुनिया का बेहतरीन फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट डैम होगा। यानी कि जो सैलाब आते हैं ना, ये 9 मिलियन एकड़ फुट का सैलाब आ जाएगा, 10 मिलियन एकड़ फुट का सैलाब आ जाएगा। ये 15 मिलियन एकड़ फुट का भी अगर सैलाब आ जाए तो ये उसका घोंड भर जाएगा, वो पानी रख लेगा और ये पूरा साल आपको वो पानी देता रहेगा। इस डैम की लाइफ 1000 साल होनी चाहिए। ये 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों डैम बनने चाहिए। इंडिया में 5474 से ज़्यादा डैम इस वक्त तक बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानी ज़िंदगी है। इस वक्त दुनिया में पानी के लिए तकद्दो की जा रही है। कई ममालिक के दरमियान जंगें पानी के हवाले से हैं और पाकिस्तान का इस वक्त, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारा सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी जो है सस्ती बिजली और वाफर पानी है। मगर पानी जो है वो हर गुज़रते साल के साथ इसमें किल्लत का सामना हमें करना पड़ रहा है। पानी के मसाइल क्या हैं, इसके ऊपर आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अबू वक्कास आबिद नज़ीर साहब के साथ। ये मेरे सामने मौजूद है किताब पाकिस्तान, पानी और मसला कश्मीर। आबिद नज़ीर साहब ने इस वक्त ये किताब लिखी और इस किताब के हवाले से आज इनसे बात करेंगे। आबिद भाई, ये जो किताब आपने लिखी है, मैंने इसको जो है सरसरी देखा है। ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है और एक एक आबी ज़ख़ीरे का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर और हिंदुस्तान के उसके ऊपर आपने काम किया है। तो कितने अरसे से इस किताब के लिए आपको इस पर काम कर रहे थे और इस मौजू पे जो आपने क्या कहना चाहिए कि मालूमात के जो ज़राए हैं वो क्या इस्तेमाल किए? तकरीबन 2010 से वाटर इशू के ऊपर 1000 से ज़्यादा ब्रीफिंग, मल्टीमीडिया ब्रीफिंग मैं दे चुका हूँ। और इस मौजू को मैंने चुना नहीं बल्कि ये हकीकत थी और हमारी कौम का मसला था। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी कौम का। हमारी कौम, हम 1947 में 3 करोड़ और 47 लाख के करीब थे। आज हम 21 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे खुराक की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। हमारे यहाँ रोज़गार का मसला है और रोज़गार का मसला इसलिए है कि हमने वो ज़मीनें आबाद ही नहीं की जो हमारे पास फारिग पड़ी हुई हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल रही थी, नौकरी कैसे मिल रही थी, पॉसिबल नहीं था। खुराक कैसे मिल रही थी, खुराक महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। तो इस चीज़ पर स्टडी की है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनका डाटा जो है वो उसको स्टडी किया, फिर यूएनओ का डाटा, फिर मुझे मजबूरन इंडिया का डाटा भी स्टडी करना पड़ा। तो फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। ये स्टडी किस तरह, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें सैटेलाइट तस्वीर भी उसमें आप लोगों ने जमा की है, उनका जो है ना पिन पॉइंट पोजीशन भी बताई है। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ें बहुत सारी मुमकिन है कि आप सफ़र करके कर रहे हों। मकबूजा कश्मीर और जो हिंदुस्तान है उसके डेटा के हवाले से आपने ये किस तरह ये सारा किया? देखिए जी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट हमें सहूलत देता है। ये मैं इस अगर ये कहूँ कि ये नॉलेज का एरा है तो ये कोई गलत नहीं होगा। हम हर किस्म के नॉलेज तक अप्रोच रखते हैं। सैटेलाइट के ज़रिए जो इमेजेस हैं और जो ग्रिड रेफरेंसेस मैंने दिए हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि मेरी कौम को अंदाज़ा तो होना कि ये है, ये बन रहा है, और उनको यकीन के लिए उस जगह का ग्रिड रेफरेंस दिया जाता है ताकि वो गूगल पे किसी वक्त डालें और गूगल मैप पे और निकाल के देख लें कि ये कुछ इंडिया बना रहा है, यहाँ कुछ बन चुका है, यहाँ पाकिस्तान की ये पोजीशन है। कितना अरसा हो गया इस काम के ऊपर? क्योंकि ये काम जो है 1-2 नशिस्तों में या चंद दिनों और हफ्तों में नहीं मुमकिन। 2010 से आपकी ब्रीफिंग तो हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सुनी, देखी, मुतासिर हुए, मगर एक है ब्रीफिंग देना,
1 घंटे की, और एक है 360 सफ़ों की किताब, और उसका मवाद भी ऐसा कि वो कोई अफसानवी कहानी नहीं है कि मुसन्निफ बैठा और लिखता ही चला जाए। इसमें तो एक एक लफ्ज़ तहकीक वाला है। तो ये 2010 से यही जो काम आप कर रहे हैं, 2010 8 साल की मेहनत आपकी। हाँ, असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने ना हर काम के लिए, और भी का एक माकूला है कि हर काम के लिए ख़ास लोग होते हैं, फ़र्द होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस काम के लिए, और मुझे मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी बुज़ुर्गों ने। तो मैंने जैसे जैसे पानी के मसले के अंदर इंटर होता गया, इसको स्टडी करता गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हमारी कौम की ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा। पहले तो ये खुराक का मसला था ना, एम्प्लॉयमेंट नौकरियों का मसला था। अब आके पता चला कि हमने 21वीं सदी में दाखिल होना है, इंडस्ट्री के सर पे दाखिल होना है। हाउ, बिजली नहीं होगी तो कैसे होगा? तेल से चलने वाले जो बिजली घर हैं, गैस से चलने वाले जो बिजली घर हैं, कोयलों से चलने वाले जो बिजली घर हैं, उनके ऊपर 2030 तक पाबंदी लग जाएगी। यूएनओ बाकायदा तौर पर अपने वहाँ करारदाद पास हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट हमारे बन चुका है, वजारत बन चुकी है हमारे। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो बिजली पैदा करने की और पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने की। दुनिया की सबसे सस्ती और जो है ना आलूदगी से पाक बिजली जो है सबसे सस्ती। और अब यहाँ एक सवाल है कि हमारे यहाँ अमूमन ये बात होती है कि जी पानी तो आता कश्मीर से और पानी सारा हमारा हिंदुस्तान ने रोक दिया है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? और इस वक्त कश्मीर में, इसमें आपका देख रहा था जितना कश्मीर पे जो डैम्स बनाए हैं हिंदुस्तान ने, उनकी बड़ी डिटेल आपने इसमें दी है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि यानी इस मसला कश्मीर को ख़त्म कर देना चाहिए। जो हिस्सा इंडिया के पास कश्मीर का है वो इंडिया रख ले, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान रख ले। तो अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में सर्वाइव कर लेगा। 2030 में तो बाकी सारे ज़राए बिजली पैदा करने के ख़त्म हो जाएंगे। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आती है डिबेट्स में, वो आइडियाज़ होते हैं। आप न्यू आइडियाज़ के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर जितनी बातें होती हैं उनमें देख लें तो वो हमेशा ये बात की जाती है कि जो आइंदा की जंगें हैं वो पानी के ऊपर होंगी। दानिश्वर ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर जंगें होंगी। हमारा पानी कश्मीर से आता है। इंडस रिवर दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है, लेकिन इंडस रिवर सिस्टम हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। 395 किलोमीटर इंडस रिवर कश्मीर जो हिंदुस्तान के कब्जे में, वहाँ से गुजर के आ रहा है। ये निकलता है ये चाइना से, तिब्बत से, लेकिन वहाँ से गुजर के आ रहा है। झेलम वहाँ से आ रहा है, चनाब वहाँ से आ रहा है, रावी वहाँ से आ रहा है। यानी कि जो है ना वो अपने रुख उसके वो मोड़ते जा रहा है वो देखिए, रुख मोड़, जहाँ तक रुख मोड़ने का ताल्लुक है, रुख रावी को, सतलुज को, ब्यास को तो डाइवर्ट कर लिया गया है, बिल्कुल नो डाउट कि उसको डाइवर्ट कर लिया गया है। और उसके जरिए उन्होंने 1 करोड़ एकड़ जमीन सैराब की है। बल्कि राजस्थान का सहरा और वो पूरा जो राजस्थान सहरा था, जहाँ कुछ भी नहीं था, आज वो राइस बाउल है दुनिया के लिए। वहाँ चावल होता है, और चावल कहाँ होता है? जहाँ पानी होता है, वहाँ पर चावल होता है। तो वो तो डाइवर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं। जिन दरियाओं को डाइवर्ट नहीं किया या वो नहीं कर सके, उनके ऊपर भी मसला सबसे बड़ा डैमिंग का। मैं जब वाटर इशू के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान को खदशात हैं कि हमारा पानी इंडिया रोक लेगा, मोड़ लेगा, ये कहाँ तक सही है। मैंने तकरीबन 70-80 मकाले स्टडी किए, PhD के और मुख्तलिफ स्कॉलर्स के भी। उन्होंने एक बात ख़ास तौर पे लिखी है, यूएनओ के ऑब्जर्वर ने भी लिखा। उन्होंने कहा जी मसला पानी डाइवर्ट करने का नहीं है, मसला टाइमिंग का है। जब फसलों को पानी लग रहा हो उस वक्त अगर इंडिया डैम भरना शुरू कर दे, पानी रोकते हो, जब पानी एक फसल नहीं है, 2 फसल नहीं है, यहाँ पर 50 मिलियन एकड़ ज़मीन है जो काश्त हो रही है। 80% दरिया के पानी से काश्त हो रही है। यानी कि वो 50 मिलियन एकड़, 1 करोड़ से ज़्यादा इंसान, 10 करोड़ से ज़्यादा इंसान जिसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो फसल डूब जाएगी। इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा होगा ना एक फसल के डूबने से कि हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला। और अगर वो पानी रोके, और पानी जब हमें नहीं चाहिए, जिस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब आ रहा है, जिस वक्त पूरे चल रही हैं, उस वक्त वो पानी छोड़ देता है। बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब से बगलेहार डैम बना, हर साल हमें जो है ना सैलाबी सूरत का सामना करना पड़ता है। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है पानी मौजूद नहीं होता, और जिस वक्त यहाँ बारिशें हो रही होती हैं तो वहाँ से वो सैलाब जो है पानी को छोड़ देते हैं। तो आइंदा चंद सालों में अगर हम कश्मीर का पानी ना छुड़वा सके तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा?
देखिए जी, कौमों के अज़म की बात होती है, मुझे इस बात में कोई शक ही नहीं महसूस होता। बहुत थोड़ा वक्त रह गया इंशाल्लाह। पूरी दुनिया की। देखें आप, ह्यूमन राइट्स के इदारे वो कश्मीर के लिए बोल रहे हैं। आप यूएनओ को देख लें, वो कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं। आप यूरोपीय पार्लियामेंट के लोगों की स्पीचेस देख लें, वो कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया कश्मीर के लिए बात कर रही है। यूएनओ ने तो पहला अपने एजेंडे पर पहली बात जो रखी थी वो कि यही थी कि हमें हर किसी को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे चुके हैं, हक खुदरातियत दे चुके हैं, कोई गुलाम नहीं है किसी का। अब ये जदीद दौर, सिविलाइज वर्ल्ड है, इसके अंदर कौमों को, लोगों को गुलाम बना रखने की किसी को हिम्मत नहीं होगी। और इस वक्त वो 1 करोड़ से ज़्यादा कश्मीरी हैं जो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे हैं। पूरी दुनिया कश्मीरियों के हक में उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलवाना चाहती है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को भी पूरी जद्दोजहद कर रही है कि उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हर सियासी, हर इखलाकी मदद करें उनकी, ताकि वो कश्मीर आज़ाद हो। और नो डाउट मैं जो समझता हूँ, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि इस महीने या अगले महीने, यानी कि यूँ लगता है मुझे कश्मीर के। आपकी बात है, हमारी दुआ है कि कश्मीर को जल्द आज़ादी मिले और उसके साथ पाकिस्तान का पानी भी, वो भी दरिया भी आज़ाद हों जो इस वक्त भारत के कब्जे में है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त तो पाकिस्तान में डैम बनाओ मुहिम जो है ना वो चल रही है, और चीफ जस्टिस ने जो इस पर अपील की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर की, हर पाकिस्तानी जो है उसमें फ़ंड डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये बादशाह डैम अगर ये बन जाता है तो फिर क्या हमें एनर्जी क्राइसिस, बिजली का जो लोड शेडिंग का मसला है और पानी की जो कमी का मसला है, हम ये कंट्रोल कर लेंगे इसके साथ? तो देखिए जी, इस मौजू पे सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस मर्तबा हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी अदलिया ने इस पॉइंट को इतनी अहमियत दी। ये मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर किसी को कैंसर हो और उसे इल्म ना हो तो क्या वो कैंसर से बच जाएगा? नहीं, उसको कैंसर है। हमारा बहुत बड़ा इशू है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास पानी होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने और ख़ुद मौजूदा गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस लिया, मुहिम चलाई, डैम के लिए मुहिम चलाई। और कुछ भी ना हो, इससे ये तो होगा कि अवेयरनेस फैलेगी। जब अवेयरनेस होगी, किसी को पता होगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो स्ट्रगल होती है ना। और जब स्ट्रगल कोई करेगा तब अचीवमेंट होती है ना, तब कामयाबी होती है। तो इसका मतलब है हम कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, बहुत ज़रूरी चीज़ थी। जहाँ तक बात है आपकी कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे या पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो देखें बात यह है कि इस वक्त एवरेज, पिछले 30 सालों की एवरेज जो है वो 36.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारा समुद्र में गिर रहा है। ये सारा पानी हम ना रोक सकते हैं और ना रोकना चाहिए, क्योंकि फिर समुद्र आगे बढ़ेगा। तो एनवायरमेंटल इशू के लिए हमें तकरीबन 10 से 15 मिलियन एकड़ फुट पानी को समुद्र में छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास तकरीबन 20 से 21 मिलियन एकड़ फुट पानी वाफर है जो समुद्र में गिर रहा है। उस 20 से मिलियन एकड़ फुट पानी को रोकने के लिए हमें जगह जगह, ये बादशाह डैम है वो है 6.1 मिलियन एकड़ फुट का, इस तरह के 6-7 डैम बने और बहुत डैम बन सकते हैं, बनने चाहिए। ये डैम बनेंगे, बादशाह डैम बनेगा, चलें एक मरतबा कोशिश करके, हिम्मत करके एक डैम बनाएंगे, लेकिन ये एक डैम से मसला हल ही नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? इसकी कैपेसिटी है 6.1 मिलियन एकड़ फुट, और 10 सालों में जितनी देर में ये बनेगा उतनी देर में मंगला और तरबेला से 6.4 मिलियन एकड़ फुट सेडिमेंटेशन की वजह से, रेत जमा हो जाने की वजह से वहाँ पर रिजर्वायर की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी कि हम जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े होंगे। इस मुहिम को सिर्फ बादशाह डैम तक महदूद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी ताकत दी और इतना पोटेंशियल दिया है। आपके बैक पर तो हिमालय है, आपके बैक पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। आप दुनिया की छत के साए में बैठे हुए, और इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में से जो दरिया आ रहा है वो वहाँ पर घाटियाँ ही घाटियाँ हैं। हर घाटी पर, हर मोड़ पर आपका डैम बन सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लग सकते हैं। और उससे होगा क्या? आगे जो हमारा फ्यूचर है, वो जो भी हम करना चाहें उसके लिए हमें बिजली चाहिए। और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जो नेशन है, इसके लिए चाहिए क्या? हमें एनर्जी।
हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करना हो। मैं बल्कि ना इसके ऊपर आपकी जो किताब है यकीनन भूल गई जब मैंने ये पढ़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा जो है डैम जो है वो अमेरिका में है। इस वक्त हावर्ड डैम मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर ये जान के मुझे बहुत हैरत हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो वो पाकिस्तान में बहुत यानी कम सरमाए के साथ बनाया जा सकता है। मैं बल्कि चाहूँगा कि नाजरीन को इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें कि ये पाकिस्तान है, हम एक बादशाह डैम या चंद डैमों की बात करते हैं, हमारे पास तो अल्लाह ने जो पहाड़ और दरिया दिए हैं उसमें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है मौके मौजूद हैं। इसके हवाले से थोड़ी सी हमें जो है ना देखिए जी, इसमें इस बात में कोई शक नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आगे का फ्यूचर पाकिस्तान का है। हर क्राइसिस के आप गौर कीजिए कि मैं कभी भी अपनी पुरानी जो हुकूमतें हैं किसी भी हुकूमत को मुर्जा इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि उन्होंने डैम नहीं बनाया, उन्होंने ये काम नहीं किया, नहीं, वो हालत जंग में थे। हम जब से बने हैं तब से हालत जंग में थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटॉमिक पावर बना, अल खालिद टैंक बना रहे हैं, आपने मिसाइल बनाए एटॉमिक कैपेबिलिटी रखने वाले, आपने कमाल तो ये है कि आपने टैक्टिकल वेपन बना के पूरी दुनिया को वर्ता हालत में डाल दिया। आप इस पोजीशन में हैं कि आप अमेरिका, रूस और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी एटमी ताकत बन चुके हैं। इंडिया और चाइना को आप पीछे छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान, चाइना और इंडिया दोनों से बड़ी एटमी ताकत है। ये सारी बातें एक तरफ रही। अब आते हैं उस मसले की तरफ जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे कि वो हमने ये क्यों नहीं किया और अब जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैंने आपको बताया कि हमारे पीछे हिमालय है, हिंदू कश, बहुत बड़े बड़े पहाड़ सिलसिले हैं और ये यहीं पर रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की छत कहलाने वाला जो सतह मरतबा है वो भी यही है। इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान जॉर्जिया में ऐसी जगह है जहाँ दोनों तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ आते हैं। आप कालाबाग डैम बनाने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, हमारे सूबे में इख्तलाफात बढ़े, जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बढ़ चुके हैं उसके बारे में मैं कंट्राडिक्शन बढ़ चुके हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुतबादिल तो है हमारे पास जिससे सिंध को भी बेनिफिट हो, सिंध जिंदा हो जाए, जिससे बलूचिस्तान जिंदा हो जाए। वो कौन सा डैम है? आपके दोनों तरफ स्कर्दू से 18 किलोमीटर के फासले पर एक जगह पर दो तरफ पहाड़ है आते हैं, बहुत बुलंद पहाड़ है, दरमियान में 300-350 मीटर का रास्ता है जहां से दरिया गुजर रहा है, और वहां पर आप बंद बांध दे, दीवार बना दे। और ये मंसूबा पार्लियामेंट में भी बहस हो चुका है। निसार मेमन साहब की रिपोर्ट इसके ऊपर, कमेटी की रिपोर्ट इसके ऊपर मौजूद है और इसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर होगा, अमेरिका से भी बड़ा। अमेरिका का 27.5 मिलियन एकड़ फुट पानी की गुंजाइश है अमेरिका के ओवर डैम की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जबकि पाकिस्तान का ये जो करजरा डैम है इसकी 35 मिलियन एकड़ फुट गुंजाइश है पानी की। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से 15,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी। 15,000 मेगावाट हमारे इस वक्त नेशनल ग्रिड में नहीं है, ये पानी से पैदा होगी। ये 8 आने या रुपए की पड़ जाएगी। आप सोचें, इससे जो बिल आपको वसूल होगा ना, नॉर्मल जो पीक पे नहीं, नॉर्मल 10 रुपए यूनिट के हिसाब से अगर बिल वसूल करें तो ये 1340 अरब रुपए सालाना का बिल बनता है। और जितना बिल होता है उतने टैक्सेस होते हैं, और 10 रुपए का यूनिट होता है, बाद बहुत ज़्यादा 22 रुपए यूनिट पे जाते हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। यानी जो हम इसके ऊपर खर्चा करेंगे वो तो पहले साल रिकवर हो जाएगा, पहले साल रिकवर। और यही नहीं, इस डैम से आप ग्रैंड आल पाकिस्तान ग्रैंड कैनाल निकाल सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस के सिंध तक, बलूचिस्तान तक ये इन इलाकों में जा सकती है, और जिसके अंदर ये बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है कि आप उसके अंदर किश्तियाँ या जहाज़ चलाएं। इंडिया ये कर रहा है। इंडिया ने यूएनओ से यानी कि मंजूर करवा के और उनसे कर्जा भी ले रहा है, इंडिया मुआवनत भी ले रहा है। इंडिया पूरे इंडिया को क्रॉस वो कर रहे हैं गंगा से कि वो उन्होंने नहर निकाली है 3 मीटर गहरी है और उसमें से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम लेंगे। ये बहुत बड़ा आपका की सेविंग होगी। इसके साथ साथ ये 1 करोड़ एकड़ ज़मीन को सैराब कर सकेगा। आपके पास 2 करोड़ एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फारिग पड़ी हुई है। 1 करोड़ एकड़ ये ज़मीन सैराब कर देगा और 1 करोड़ एकड़ ज़मीन से आपकी खुराक की कमी भी पूरी होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल होगा।
बहुत बड़ा मसला हल होगा। और ये तो एक साइड पे रहेंगे, ये दुनिया का बेहतरीन फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट डैम होगा। यानी कि जो सैलाब आते हैं ना, ये 9 मिलियन एकड़ फुट का सैलाब आ जाएगा, 10 मिलियन एकड़ फुट का सैलाब आ जाएगा, ये 15 मिलियन एकड़ फुट का भी अगर सैलाब आ जाए तो ये उसका घोंट भर जाएगा, वो पानी रख लेगा और ये पूरा साल आपको वो पानी देता रहेगा। इतना बड़ा और इतना बेहतरीन ये सैलाब आते हैं ना इंडस में, सिंध के जरिए, ये सैलाबों का सिलसिला इस डैम से ख़त्म हो सकता है। और ये हमने नहीं बनाया, वल्लाही मैं जब मेरी ब्रीफिंग थी यूनिवर्सिटी में लाहौर में, तो मैं हैरान था कि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि गवादर ये हमने नहीं बनाई, ये कुदरत ने बनाई हुई थी। हमें तो पता चला कि ये दुनिया की डीपेस्ट सी बोर्ड है। आज ये जो हमें पता चल रहा है, ये अल्लाह ने बनाए पहाड़, हज़ारों सालों से बनाए हुए, पोजीशन भी, लोकेशन भी ऐसी है। ये इरसा के जो चेयरमैन थे फतेहुल्लाह, वो कहते हैं कि ये बेहतरीन लोकेशन है। यानी कि जो स्टडी हुई थी, यूएनओ ने स्टडी करवाई थी कि ये सिल्ट कहाँ से आती है, रेत कहाँ से आती है पूरे ये दरिया सिंध में। तो कहते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी वालों ने रिसर्च की थी और कई हज़ार सफ़ात की रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था ये स्कर्दू वैली से आती है। अगर स्कर्दू वैली पे डैम बन जाएगा, पीछे से सिल्ट आ रही है, यहाँ से निकल के आगे जा रही है, डैम बन जाएगा, रुक जाएगी, मजीद नहीं आएगी, यानी कि वहाँ भी जमा नहीं होगी और आगे भी नहीं जाएगी। तो इससे होगा क्या, इस डैम की लाइफ 1000 साल होगी, 1000 साल। वो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है इरसा, ये उनके डायरेक्टर का कहना है 1000 साल इसकी लाइफ है। और भी बहुत सारे माहिरीन, दुनिया के माहिरीन की रिपोर्ट है कि ये लाइफ टाइम होगा, यानी कि जब तक ये स्ट्रक्चर खड़ा है ये काम करेगा, इसमें सिल्ट नहीं आएगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि स्कर्दू से अगर आप भाषा डैम बनाना 40-50 किलोमीटर के ऊपर, उसकी 80 साल एज है, 80 साल के बाद उसमें रेत भर जाएगी। जब रेत का रास्ता बंद कर देंगे तो होगा क्या, उसकी 800 साल एज हो जाएगी। अच्छा, उससे आगे भी तरबेला, यानी कि पूरे इंडस जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ तक आपके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और आपके डैमों की जो सलाहियत होगी, उम्र होगी, वो बढ़ जाएगी। और हमारे पास मौका ये है कि देखें, अल्लाह ने सऊदी अरब को तेल दिया, अच्छा किसी मुल्क को धूप दी है, अल्लाह ने पाकिस्तान को पानी दिया, हम उसको यूज़ करें। अब हम बड़े हो गए हैं, बाशऊर हो चुके हैं, एक कौम बन चुके हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दाखिल होने की बात कर रहे हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे रिसोर्सेज क्या है। सबसे बड़ा पोटेंशियल पानी का है पाकिस्तान के पास। अगर हमने इस पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ मुमकिन ही नहीं है कि आप ग्रोथ, आप तरक्की कर जाएं। और अगर हमने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल किया, एनर्जी भी होगी हमारे पास, और हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी होगी। कोयले से, तेल से चलने वाली भी एनर्जी नहीं होगी, बल्कि पानी से पैदा होने वाली एनर्जी होगी। ये तो आपको 20 साल बाद पता चल जाएगा, जब 2030 में यूएनओ ने बैन कर देना है, पाकिस्तान साइन कर चुका है इसके ऊपर कि भाई जीएचजी गैसेस का अखराज रोक देंगे, और वो पाबंदी लगा चुके हैं 2030 के अंदर कि ये नहीं होगा। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज नहीं होगा, आप लिख चुके हैं, आप तय लिख कर दे चुके हैं, आपने वजारत बना दी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का हम अखराज नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब है तेल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले, गैस से चलने वाले, कोयले से चलने वाले सारे बिजली घर आप बंद करेंगे। और अगर इस हालत में आपने बंद कर दिए तो आप लालटेन, अगर कुछ भी पानी बिजली बनाने का ना हुआ तो फिर पत्थरों के दौर में हम तो देखें स्टोन एज में चले जाएंगे हम। तो इसका मतलब है कि हमें 2030 से पहले ये 10-10, 20-20 साल में मंसूबे बनते हैं, एक भाषा डैम नहीं बनाना होगा। ये पाकिस्तान के बका का मसला है। चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत बड़ी बात है कि इससे मुल्क के अंदर यानी कि आप एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये डैम बनने चाहिए। ये 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों डैम बनने चाहिए। इंडिया में 5474 से ज़्यादा डैम इस वक्त तक बन चुके हैं। आपके क्यों नहीं बन सकते? बनाए और इसी में तरक्की है आपकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमें आपकी ना गुफ्तगू सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और नाजरीन, ये जो डॉक्टर साहब की 8 साल की मेहनत है, हम हमेशा पानी के मसले पर बात करते हैं। हाँ, हम ये दुनिया से कहते हैं कि हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोक दिया। पानी कहाँ से रोका, कितना रोका, हमारी पानी की ज़रूरत क्या है। ये 360 सफ़ों की किताब पाकिस्तान, पानी और मसला कश्मीर,
ये तफसीली जवाब है। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ चंद मिनट बैठे हैं और हमारी आंखें खुल गई हैं कि पाकिस्तान में कितने बेहतरीन महल वकूअ इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर कम कास्ट के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े ज़ख़ीरा स्टोरेज का जो है पानी का जो है हम डैम बना सकते हैं। हम अपने सस्ती बिजली और वाफर पानी जो हमारी ज़राअत के लिए ज़रूरी है, जो हमारी इस वक्त मईशत के लिए ज़रूरी है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मौजू के ऊपर ये एक वीडियो काफ़ी नहीं, बल्कि हमें इस किताब का तफसीली मुताला करना चाहिए। ये किताब हम में से हर दोस्त की लाइब्रेरी में मौजूद होनी चाहिए, हमारी टेबल पे मौजूद होनी चाहिए। इसका एक एक सफ़ा इस वक्त आपके लिए जो है मालूमात का ख़जाना इसमें मौजूद है। और ये किताब किसी भी दारुल उलूम के करीबी शोरूम से हासिल की जा सकती है, या स्क्रीन के ऊपर यहाँ नंबर लिखा होगा दारुल उलूम का आपके सामने, या आप फ़ोन करके वहाँ से भी ऑनलाइन या पोस्ट के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर अबू वकास आबिद नज़ीर साहब के साथ आज की ये नशिस्त आपको पसंद आई होगी। और ये जो किताब है मैं कमेंट सेक्शन में उम्मीद रखता हूँ कि जो दोस्त इस किताब को हासिल करेंगे वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।